औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, धुआं उगलती चिमनियां और ऐसी मशीनें जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी सादी है जितनी हमें सुनाई जाती है, या फिर असली कहानी कुछ और ही है? 20वीं सदी की शुरुआत में तस्वीरें एक अलग ही कहानी कह रही थी। जैसे कि ये तस्वीर देखिए, इसमें एक देवी है जो प्रगति का प्रतीक है। उसके हाथ में नई सदी का झंडा है और वो समय के पंखों वाले पहिए पर बैठकर भविष्य की ओर उड़ रही है। और उसके पीछे रेलवे, कैमरे, प्रिंटिंग प्रेस और हाँ, वो फैक्ट्रियां। मतलब एक नए जादुई दौर का ऐलान हो रहा था। अब ये वाली तस्वीर तो और भी दिलचस्प है। इसमें 2 जादूगर हैं। ऊपर है पूरब का अलादीन, जो अपने जादुई चिराग से एक महल बना रहा है, और नीचे है पश्चिम का आधुनिक मैकेनिक, जो अपने औजारों से पुल, जहाज और बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है। संदेश एकदम साफ था कि असली जादू अब तकनीक है और इस नए जादू का उस्ताद पश्चिम है। तो इन तस्वीरों से तो यही लगता है कि ये एक शानदार जीत की कहानी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या औद्योगिकरण की कहानी सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों की ही थी? क्या सब कुछ इतना आसान था? चलिए आज इसी कहानी की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस आम सोच को तोड़ते हैं कि मशीनों और कारखानों ने आते ही रातों रात पूरी दुनिया को बदल दिया था। सच इससे कहीं ज्यादा जटिल है। देखिए, फैक्ट्रियों का धुआं आसमान में फैलने से बहुत पहले उत्पादन का एक और सिस्टम चल रहा था। इतिहासकार इसे आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये भी एक बड़े स्केल पर होने वाला प्रोडक्शन था, लेकिन ये शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि गांवों के घरों में होता था। तो फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, आदि औद्योगिक सिस्टम में सौदागर गांव-गांव जाकर किसानों और कारीगरों को कच्चा माल देते थे और उनसे तैयार माल ले आते थे। मतलब काम बिखरा हुआ था, सब अपने अपने घर से कर रहे थे। जबकि फैक्ट्री सिस्टम ने क्या किया? उसने सब कुछ एक छत के नीचे एक मालिक के कंट्रोल में ला दिया। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। अगर भाप के इंजन और नई नई मशीनें इतनी ही कमाल की थीं, तो उस दौर के बड़े बड़े उद्योगपति उन्हें हाथों हाथ क्यों नहीं ले रहे थे? कुछ तो बात होगी, है ना? असल में बात ये थी कि उस समय विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी ही नहीं थी। श्रम बहुत सस्ता था। फिर कई काम सीजनल होते थे, जैसे शराब बनाना या किताबों की जिल्द चढ़ाना। तो कोई भी मालिक भला क्यों पूरे साल के लिए महंगी मशीनों में पैसा फंसाएगा? और तो और मशीनें अक्सर खराब भी हो जाती थी और उनकी मरम्मत का खर्च बहुत ज्यादा था। और ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि क्लास का भी था। ब्रिटेन का जो अमीर तबका था, वो हाथ से बनी नफीस चीजों को ही पसंद करता था। हाथ से बनी चीजें एक स्टेटस सिंबल थीं, कारीगरी का प्रतीक थीं। मशीन से बना एक जैसा सामान, अरे वो तो बस कॉलोनियों में यानी उपनिवेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए था। तो चलिए अब कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ते हैं। देखते हैं कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में जो आग जल रही थी, उसकी आंच भारत जैसे उपनिवेशों तक कैसे पहुंची और उसका क्या असर हुआ। देखिए, 18वीं सदी के बीच तक भारत के सूरत और हुगली जैसे बंदरगाह दुनिया के कपड़ा व्यापार के सेंटर हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ी, ये पुराने ट्रेड नेटवर्क टूटने लगे। पुराने बंदरगाहों की जगह मुंबई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों ने ले ली, जिन पर यूरोपीय कंपनियों का पूरा कंट्रोल था। कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर अपना शिकंजा कसने के लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया। उन्होंने गुमाश्ता नाम के एजेंट रखे, जो बुनकरों पर नजर रखते थे, माल की क्वालिटी चेक करते थे। बुनकरों को एडवांस यानी पेशगी देकर एक तरह से बांध लिया गया। अब बुनकर ना तो किसी और को अपना माल बेच सकते थे और ना ही दाम पर कोई मोलभाव कर सकते थे। ये एक जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जहां 1811 में भारत के टोटल एक्सपोर्ट में सूती कपड़े का हिस्सा 33% था, वहीं सिर्फ 40 साल बाद ये आंकड़ा सिमटकर महज 3% पर आ गया। सोचिए कितनी बड़ी गिरावट थी ये। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू। जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो रहा था, वैसे वैसे मैनचेस्टर की मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारतीय बाजारों में ठूंसा जा रहा था। 1870 तक तो हालात ये हो गई थी कि भारत में जितना भी सामान इंपोर्ट होता था, उसमें से आधे से ज्यादा ब्रिटेन का बना सूती कपड़ा होता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ हार और शोषण की नहीं है, ये कहानी संघर्ष की भी है।
भारतीयों ने चुपचाप हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बाजार के लिए, अपने वजूद के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी मुश्किल दौर में भारत के पहले उद्योगपतियों का जन्म हुआ। द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी टाटा जैसे लोगों ने चीन के साथ व्यापार से, जिसमें वो विवादित अफीम का व्यापार भी शामिल था, पैसा कमाया और उस पूंजी से भारत में फैक्ट्रियों की नींव रखी। और ये लड़ाई सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि विज्ञापनों के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में भी लड़ी जा रही थीं। ब्रिटिश कंपनियां अपने कपड़ों के लेबल पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें लगाती थीं, ताकि लोगों को लगे कि ये माल भरोसेमंद है। इसके जवाब में भारतीय उद्योगपतियों ने अपने विज्ञापनों में राष्ट्रवादी संदेश दिए, स्वदेशी अपनाओ। अब हम इस कहानी के उस हिस्से पर आ पहुंचे हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये वो हिस्सा है जो औद्योगिकरण के बारे में हमारी कई धारणाओं को चुनौती देता है। जब हम औद्योगिकरण के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि सब लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे, लेकिन 1911 में भारत की हकीकत देखिए। कुल औद्योगिक मजदूरों में से सिर्फ 5% बड़ी फैक्ट्रियों में थे। एक बहुत बड़ी आबादी अब भी छोटी छोटी वर्कशॉप्स और अपने घरों में ही काम कर रही थी। और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान कर देगी। मिलों से इतने जबरदस्त मुकाबले के बावजूद 1900 से 1940 के बीच भारत में हाथ से बने कपड़े का उत्पादन घटा नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ गया। है ना कमाल की बात? तो सवाल है, ये हुआ कैसे? असल में बुनकरों ने हार मानने की बजाय नई तकनीकी अपनाई, जैसे फ्लाई शटल का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी रफ्तार बढ़ गई। उन्होंने उन बाजारों पर ध्यान दिया जहां मिलें उन्हें टक्कर नहीं दे सकती थीं, जैसे गरीबों के लिए बहुत मोटा कपड़ा या फिर अमीरों के लिए बनारसी साड़ियों जैसे बेहद कलात्मक कपड़े, जिनकी नकल मशीनें कर ही नहीं सकती थीं। तो औद्योगिकरण की असली कहानी सिर्फ मशीनों की जीत की कहानी नहीं है। ये इंसानी मेहनत के संघर्ष की कहानी है, औपनिवेशिक ताकत के खेल की कहानी है, और सबसे बढ़कर छोटे कारीगरों की उस जबरदस्त हिम्मत और लचीलेपन की कहानी है, जिन्होंने एक मुश्किल दौर में भी अपनी जगह बनाए रखी। ये कहानी हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की एक नई क्रांति के सामने खड़े हैं, तो सवाल वही है, क्या हम उन बुनकरों से कुछ सीख सकते हैं? वो कारीगर जिन्होंने एक तकनीकी सुनामी के बीच अपने हुनर और अपनी क्रिएटिविटी के दम पर टिके रहने का रास्ता खोज निकाला था।